हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों, कैटेगरी 1 आप सब कर चुके होंगे। आई होप यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। एक बार खुद जरूर करके देख लिया करिए, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। वी ऑल शुड अग्री ऑन दैट। कैटेगरी 2 शुरू करने से पहले मैं आपको दो बड़ी बातें बता दूं जो कैटेगरी 2 के अंदर कवर होती हैं। थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि कैटेगरी 2 में क्या बातें हैं। दोस्तों, जीएसटी अगर आपको याद हो तो सेल पर नहीं लगती, सप्लाई पर लगती है। लेट मी टेल यू दैट सेल इज नॉट द ओनली वर्ड विच इज यूज्ड इन जीएसटी। सरकार कहती है कि मैं हर उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाऊंगी जो सप्लाई की कैटेगरी में आती है। सेल एक छोटा वर्ड है और सप्लाई एक बड़ा वर्ड है। मान लेते हैं कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, दूसरे स्टेट में जो हमारा है गुड्स जा रहे हैं। वी हैव आवर ओन 2 गोडाउन्स इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। हमारा अपना ही गोडाउन है वो, मतलब उन गोडाउन्स में आवाज आ रही ना आपको? हाँ, हमारे जो वो दोनों गोडाउन्स हैं दोस्तों, वो हमारे अपने हैं। हम अपने ही एक गोडाउन से अपने ही दूसरे गोडाउन में गुड्स भेज रहे हैं। वो बॉर्डर पे पुलिस पूछ रही है, जीएसटी पे कर रखा है ये जो माल बिका तुम्हारा? हमने कहा बाबूजी माल बिका थोड़ी है, ये तो अपने ही गोडाउन से अपने ही गोडाउन में जा रहा है। सरकार कह रही है मुझे इस पर जीएसटी चाहिए। हम कह रहे हैं सर ये सेल नहीं है, ये स्टॉक ट्रांसफर है, इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सरकार कह रही है अब तू बताएगा मुझे किस पे लगना चाहिए किस पे नहीं लगना चाहिए। देख बात सुन, मुझे नहीं पता तू सेल कर रहा है कि नहीं, ट्रांजैक्शन हुई ना, स्टॉक का मूवमेंट हुआ ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहे ना, बात खत्म, ये सप्लाई है। अगर बेचने वाला खरीदने वाला 2 लोग होते, सेलर बायर, तो चलो मैं मान लेता कि सेल है भाई, जीएसटी लगना चाहिए। अपने स्टॉक ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगता है तो चलो लगा दो, वो कोई बात नहीं है। सरकार कह रही है हमने मान लिया जी भाई आप बड़े हो, ठीक है जीएसटी लगा देते हैं। हमने वहां पर चेक करने वाले पुलिस वालों से, जीएसटी अधिकारियों से, सरकार के अफसरों से, ऑफिसर से पूछा, ऑल राइट लेट अस कैलकुलेट जीएसटी ऑन व्हाट वैल्यू। दैट इज द प्रॉब्लम जो कैटेगरी 2 में हम सॉल्व करेंगे। प्लीज सोचिए कि अगर ये सेल होती, एक पार्टी सेलर है, दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, सेल हुई है, तो बिल होगा, उस पर कीमत लिखी होगी, उस पर अपन जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ना करा हो तो अपने गोडाउन से अपने गोडाउन में फ्री में माल जा रहा है, सरकार के लिए जीएसटी निकालो। चलो मान जाए जीएसटी देने को तैयार है, हमको क्या प्रॉब्लम है, चल यार दे देते हैं, आईटीसी ले लेगी रिसीवर ब्रांच। हमारा जो गोडाउन है जहां माल रिसीव होगा वो आईटीसी ले लेगी, कोई बात नहीं। तो जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा, दैट इज अ बिग कलेश दैट वी नीड टू सॉल्व हियर। हाउ विल वी कैलकुलेट? तो सरकार कह रही है बस वही समझाऊंगी मैं कैटेगरी 2 में। 2 बातें जो मुझे आपसे करनी थी, उसमें पहली बात यह है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में मनी न हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कीमत न हो, अगर कोई ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सरकार कह रही हो नहीं मैं तो जीएसटी लगाऊंगी, मुझे नहीं पता, तो उन सिचुएशंस में जहां पर सरकार कह रही है जीएसटी लगेगा बट क्योंकि प्राइस अवेलेबल नहीं है तो फिर किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि हम ये यहां पढ़ेंगे। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात दोस्तों, हम जब डिस्काउंट देते हैं, जब हम वैल्यू कम पर सामान बेचते हैं, तो जरा सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स हमने सस्ते इसलिए बेचे, सर्विस हमने सस्ती इसलिए बेची, शायद कोई जेन्युइन डिस्काउंट या कोई ऑफर हम निकालना चाहते हो। अब आपने ये वीडियो खरीदी, कई बार ऑफर निकलता है, न्यू ईयर का ऑफर, ईद का ऑफर, दिवाली का ऑफर, सो मेनी ऑफर्स आर देयर वेयर इन वी सेल द वीडियोज एट सम डिस्काउंटेड प्राइस। लॉकडाउन्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसका ऑफर। लेकिन आप समझिए कि जो सेलर अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को जब डिस्काउंट पर बेचता है तो एक तो जेन्युइन ऑफर हो सकता है जो वो सबको देता है, एक जेन्युइन डिस्काउंट हो सकता है जो वो सबको देता है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला, खरीदने वाला हमसे रिलेटेड आदमी हो, खरीदने वाला हमारा जानने वाला हो, हमारा अपना हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमसे रिलेटेड हो सकता है कि हम दुनिया को 1000 रुपए पे सिर्फ 100 रुपए डिस्काउंट देते हैं, मतलब पूरी पब्लिक को 900 में गुड्स बेच देते हैं हम, 1000 माइनस 100 एज द डिस्काउंट, 900 में गुड्स बेच देते हैं अपन। लेकिन क्योंकि खरीदने वाला हमारा अपना रिश्तेदार है, हमारा अपना भाई बंधु है,
हमारे अपने पेरेंट्स हैं या हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, हमारी अपनी फैमिली के लोग हैं, या अगर खरीदने वाली हमारी कोई रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसे 1000 का गुड्स 900 में नहीं, हम सिर्फ 500 में दे रहे हैं, 400 ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। हालत देखो आप। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग को फिनिश गुड्स बनाने हैं, होल्डिंग को, बड़ी वाली कंपनी को, पेरेंट कंपनी को क्या बनाना है, फिनिश गुड्स, और उसे रॉ मटेरियल खरीदना है। वो अपनी सब्सिडरी अपनी चाइल्ड कंपनी से कह रही है बेटा तेरे पास है रॉ मटेरियल, वो कह रही है जी 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 यस यस है, आई हैव। तो सोचो होल्डिंग कंपनी खरीदेगी सब्सिडरी कंपनी से ही, होल्डिंग कंपनी खरीद रही है सब्सिडरी कंपनी से, तो आप सोचो सब्सिडरी कंपनी कह रही है जी दुनिया को तो मैं 1000 का 900 में बेचती हूं, आपको तो 1000 का 500 में बेचूंगी, आप तो मेरी होल्डिंग कंपनी हो। सरकार कह रही है ये रिश्तेदारी घर में रखो। दैट इज द प्रॉब्लम दैट सरकार इज फेसिंग, और उसका सोल्यूशन यहां इस क्या कहते हैं, इस कैटेगरी 2 में हम पढ़ेंगे। When we give a discount which is equal, which is common for everyone, that's no problem. चलो कॉमन नहीं भी है, लेकिन एक अनजान आदमी को हैवी डिस्काउंट दोगे ना तो भी सरकार मान जाएगी। लेकिन आप किसी को डिस्काउंट इसलिए दे रहे हो बिकॉज दिस रिलेटेड टू यू, तो सरकार कह रही है देख बात सुन, तू अपनी मौसी को सामान बेच, 1000 का तू 50 रुपए ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जीएसटी देख 1000 रुपए पे लूंगी मैं। दैट्स द प्रॉब्लम, वो यहां पर हमें निकालना है। इन दिस कैटेगरी we'll discuss about 2 transactions. Transaction number 1 where the transaction value is missing, free of cost transaction का क्या होगा, right? Second kind of transaction जो हम यहाँ पढ़ेंगे will be at a reduced value transaction, कम कीमत वाली ट्रांजेक्शन का क्या होगा, क्योंकि अक्सर हम अपने रिलेटेड लोगों के साथ कम कीमत पर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही, वो कह रही जी हम तो ज्यादा कीमत पर जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर? अब मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं दोस्तों, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो रूल जो आप लिख चुके हो, कैटेगरी 1 दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा रिकैप हो जाना चाहिए ना, वो टीवी सीरियल में आप देखते होगे, अब तक आपने देखा। देखो भाई, कैटेगरी 1 वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अवेलेबल, दिस वी हैव डन, ये हम कर चुके हैं, ये हो चुका है। यस, यहां से वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू किया था आपने। कैटेगरी 1 जो हमने पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू यू नो द प्राइस इज अवेलेबल, फ्री में नहीं है, कुछ कोई रिलेटेड नहीं है, अपना नॉर्मल इंडिपेंडेंट लोग एक दूसरे को माल बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं उतने पे जीएसटी लगा देंगे। सेकंड कैटेगरी जो अपन आज पढ़ रहे हैं उसमें दो सिचुएशंस हैं। क्या? पहला, फ्री में बिकेगा तो क्या होगा, सरकार कह रही है जीएसटी लगाएंगे, लेकिन कितने पर लगाएंगे ये हम सीखेंगे। दूसरा, अगर अपने लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करोगे और कम कीमत की ट्रांजैक्शन करोगे, तो सरकार कम कीमत पर जीएसटी नहीं चाहती, सरकार कहती है पूरी कीमत पर जीएसटी लगना चाहिए। दो बेसिक आइडिया लग गया आपको, अब लिखना शुरू करते हैं। अगर किसी को हल्का सा भी मतलब यू नो काइंड ऑफ डाउट होगा तो मैं अभी लिखता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पता दोस्तों, अगर आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है ना, थ्योरी में बहुत टाइम लगा हुआ, प्रैक्टिकल्स तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। यहां कौन सा आपको कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी निकालने हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थोड़ी सॉल्व करने, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, ये खेल खेलना है आपको। चलो दोस्तों लिखो भाई, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 2 की हेडिंग जो मैं लिख रहा हूं उसे अच्छे से समझिए। वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, एंड दूसरा क्या सिचुएशन होती है यहां पर, एंड transaction value is available but
हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू रिलेशंस बिटवीन पार्टीज। तो ये एक हिस्सा है और ये दो हिस्सा है, नंबर नहीं डालते, चलो बुलेट बना देता हूं। ये दो चीजें एक साथ पहले हेडिंग में डालो। कैटेगरी 2 का नाम क्या है? वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, मतलब ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और दूसरा ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अवेलेबल बट हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू रिलेशंस बिटवीन पार्टीज। अब पता आपको, आप वो बेचते हो, क्या बेचते हो आप चलो बिस्किट बेचते हो। आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर जगह लोगों को प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फूड पहुंच नहीं पा रहा, तो आपने बिस्किट नमकीन के पैकेट वहां पहुंचाने शुरू कर दिए। फ्री पहुंचा रहे हो आप, बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। यू ओन अ शॉप, आपका बिस्किट नमकीन का बिजनेस है, बहुत दुकान चलती है भाई की, बढ़िया बिल्कुल। उसमें से आपने कुछ बिस्किट नमकीन के 100 पैकेट आपने भिजवा दिए टू सम पीपल हु आर इन नीड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उनको दिक्कत है, तो आपने उनको भिजवा दिया वो सामान, ठीक है। वो सामान पर भी सरकार को जीएसटी चाहिए। सरकार कह रही है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तुम ग्राहक से पैसे नहीं ले रहे, तुमने फ्री में दिया, तुम जाने हो, मेरे को पैसा चाहिए। सरकार कह रही है मेरे को जीएसटी चाहिए। हमारा सवाल इस चैप्टर में है तो कितने रुपए पे जीएसटी निकालें, राइट? वो अभी पढ़ेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है? वही नमकीन बिस्किट अगर आपके घर वाले ही खरीदने आ गए, आपके रिलेटिव्स ही खरीदने आ गए, आपने यार डिस्काउंट कर दिया हद से ज्यादा। अच्छा, रिश्तेदारों की ना एक लिस्ट दी है सरकार ने, किसको रिश्तेदार मानना है किसको नहीं मानना। तो ऐसे पूरी दुनिया, एक्सटेंडेड फैमिली की भी एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत सारे लोग, दूर के मामा चाचा, सब रिश्तेदार नहीं है, एक रिश्तेदार की लिस्ट है। अगर उस रिश्तेदार को सस्ते में सामान बेचा तो सरकार नहीं मानेगी, सरकार कहेगी मुझे पूरे पे जीएसटी चाहिए। ये बात यहां पढ़नी है। क्लियर हो गई बात? चलो, ये जो आपने इस समय अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल हेडिंग। अभी पॉइंट नहीं शुरू करा हमने, ठीक है? लिख लिया ना आपने? चलो, पॉइंट 1, sometimes there are transactions, sometimes there are transactions where no consideration is charged, or if it is charged, it is charged in kind। यहां पर लिखिएगा इसी के आगे, इन काइंड कैन बी प्योरली इन काइंड, it can be purely in kind or can be kind and cash both। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि ट्रांजैक्शंस या तो बिल्कुल फ्री हैं या फिर वो काइंड में है, कंसीडरेशन है ही नहीं, मतलब फ्री में दे दिया हमने सामान जो मैंने आपको हेडिंग में बताया, या फिर वो काइंड में बिजनेस कर लिया कि अपन ने तुमको कुछ बेचा, तुमने हमें कुछ बेचा, ना तुम मेरे से पैसे लो ना मैं तुमसे पैसे लो, नमस्ते, राइट? ऐसे समझ लो आप। आई एम टीचिंग यू अ पर्टिकुलर कोर्स, यू टीच मी हाउ टू फ्लाई अ रॉकेट प्लेन, कैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं वो आप मुझे सिखा दो, मैं आपको कोचिंग सिखा देता हूँ। दोनों ने एक दूसरे से कोई पैसे नहीं लिए, बात खत्म। लेकिन फिर भी जीएसटी तो लगेगा, कितनी वैल्यू पर, ये यहां सीखना है हमें, यही खेल खेलना है, ठीक है? अच्छा, दूसरा, also sometimes consideration is there, consideration कभी कभी होता तो है, consideration is there but consideration gets reduced because of some relations between contracting parties, right? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के आपसी संबंध की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गई ना पक्का बात आप सबको? दिस रिक्वायर्स
adjustment of price as government does not accept reduced value for GST। मतलब जो पहला और दूसरा है दोनों में ही सरकार को प्रॉब्लम है। दूसरे में लिखा हमने दिस रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस एज गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट रिड्यूस्ड वैल्यू फॉर जीएसटी। क्लियर हो गई जी बात? ये बात समझ आई आपको? पॉइंट नंबर 3 लिखिए। सो दीज आर द टू केसेस, these are the two cases which are discussed here in this category 2 as per section 15 subsection 4। क्लियर हो गई बात? अब ये सेक्शन क्या कहता है वो बड़े आराम से डिटेल में हम लिखते हैं, ठीक है? सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसे क्या खास बात है, वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो लिख लेते हैं दोस्तों। अब पहली, नो कंसीडरेशन इन मॉनेटरी टर्म्स, और मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, और नो कंसीडरेशन एट ऑल। ये जो ए वाला है ना उसको मैं जरा एडिट करता हूं, एक मिनट भैया आप मुझे माफ करें। ये ए में जो पहली और तीसरी लाइन है ना वो देखने में एक जैसी लग रही है। ओनली नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। हाँ जी, अब ये सब कुछ ए है। दो प्रकार की चीजें इस कैटेगरी 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी जहां पर कंसीडरेशन में कोई समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं? या तो कंसीडरेशन नॉन मॉनेटरी है, हमने आपसे कुछ खरीदा लेकिन आपको पैसे ना देकर कुछ और दिया, तो किस पर जीएसटी लगेगा? दूसरा, हमने कुछ पैसे दिए प्लस कुछ चीज दी, थोड़ा मॉनेटरी थोड़ा नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, तब किस पर जीएसटी लगेगा? और तीसरी बात, कंसीडरेशन ही नहीं है जी, ना मॉनेटरी चीज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं हम आपको, ना कुछ और चीज दे रहे हैं बदले में। मतलब हालत देखो आप, ना पैसा दे रहे हैं आपको सामान खरीदने के बदले, ना कुछ और दे रहे हैं, फिर किस पे जीएसटी लगेगा? अभी ए के अंदर ही रहना। दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन is dealt by Rule 27। ये सब कुछ कहां पढ़ाया जाएगा? रूल नंबर 27 में। पक्का समझ आ रहा है ना आपको? हाँ जी। दूसरा देखें, बी कैटेगरी कौन सी है? कंसीडरेशन प्रेजेंट, कंसीडरेशन प्रेजेंट बट रिड्यूस्ड ड्यू टू, कंसीडरेशन प्रेजेंट है बट रिड्यूस्ड ड्यू टू, कम कर दिया गया किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेशंस बिटवीन पार्टीज, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। ठीक है, this type of transaction dealt by Rule 28 and 29। क्लियर हो गई जी बात? रूल नंबर 27 पहली है, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी
absence of consideration, I mean all cases wherein consideration has some issue. Either consideration is fully absent, or it is fully non-monetary, or it's a clubbing of monetary as well as non-monetary consideration. This is one category. रूल नंबर 27 में हम पढ़ेंगे. 28 और 29 जो है, 28 और 29 जो है, वो उस कैटेगरी को डिस्कस करता है, उस बात को बताता है जहां पर हमने अपने लोगों के लिए प्राइस कम कर दिया. तो क्लियर हो गई जी. पॉइंट नंबर 3 लिख लिया आपने, पक्का समझ आ गया ना बात. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखना है जरा. इससे पहले कि आप रूल नंबर 27, 28, 29 शुरू करें, कुछ और समझाना है मुझे. पॉइंट नंबर 4 पर आइए. पॉइंट नंबर 4, in both these situations of rule 27 and rule 28, 29, there is a possibility that rule 27, 28, 29 may fail to produce any value for the purpose of GST. लाइन हो सकता है आपको समझना है, 1 मिनट दीजिए, मैं लाइन लिख लूं, फिर मैं पूरी चर्चा करता हूं इस पर. may fail to produce any value for the purpose of GST. fail to produce any value for the purpose of GST. In such case, rule 30 and 31 apply. अब देखो, हुआ यूं कि मैंने इन लाइनों की हेल्प से आपके सामने 5 रूल्स को इंट्रोड्यूस करा. अगर कंसीडरेशन नहीं है, मॉनेटरी नहीं है, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी है, मतलब कंसीडरेशन में कोई प्रॉब्लम है, कंसीडरेशन है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन करी गई जैसा मैंने आपको बताया, तो वो पहला वाला जो रूल कैटेगरी है ट्रांजैक्शन सुनिए आपने, वो रूल नंबर 27 में डिस्कस होगी. और अगर अपने ही जानने वाले, अपने ही रिलेटेड लोगों के साथ हमने ट्रांजैक्शन करी और उन्हें कम कीमत पर सामान बेचा, तब कम कीमत पर जीएसटी न लगकर फुल वैल्यू पर जीएसटी लगेगा. ये बात रूल नंबर 28 एंड 29 में लिखी है. लेकिन ये जो 3 रूल हमारे सामने बने, एक रूल 27, 28 एंड 29, इन दोनों को मैं एक ही मान लेता हूं क्योंकि 2 ही सिचुएशंस हैं. रूल नंबर 27, 28 और 29 अगर हमें ये ना बता पाएं कि किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, भाई सारा खेल, चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टॉपिक का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई. हमारा पर्पस क्या है, वो वैल्यू कैलकुलेट करना जिस पर जीएसटी निकलेगा, वो वैल्यू पता लगाना जिस पर जीएसटी निकलेगा. तो अगर रूल नंबर 27, 28 और 29 फेल हो जाए, ये लगाने के बाद भी वैल्यू ना निकल पाए, तब हम रूल नंबर 30 एंड रूल नंबर 31 यूज करेंगे. नाउ द रिक्वायरमेंट अराइजेस कि रूल 27, 28, 29, 30 और 31 कहते क्या है. क्लियर हो गया. तो एक एक रूल पढ़ते चले जाएंगे और एक एक रूल के साथ साथ उसके क्वेश्चंस हम करेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रूल नंबर 27, इसकी हेडिंग लिख लीजिए. मैं एग्जैक्ट फॉर्मल हेडिंग पढ़ के लिखवा रहा हूं जो बिल्कुल वेयर एक्ट में, लॉ में लिखी है. ठीक है, आप किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चन कर लीजिए, हेडिंग यही है, इसलिए मैं एग्जैक्ट हेडिंग लिखवा रहा हूं. रूल नंबर 27 लिखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज where the consideration is not wholly in money. हाँ जी दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी. क्लियर हो गई जी बात. अब ये जो हेडिंग है,
इसमें जो ये वर्ड है वो जरा मैं आपके साथ अच्छे से 1 मिनट डिस्कस करना चाहता हूं। जरा आप ध्यान से देखिए कि हेडिंग क्या कहती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स की और सर्विस की जब कंसीडरेशन होली कंप्लीटली पूरी तरह से मनी में ना हो, मतलब या तो मनी कंप्लीटली एब्सेंट हो, मतलब या तो मनी कंप्लीटली एब्सेंट हो या फिर पार्शली एब्सेंट हो। मतलब हमने पुराना रेफ्रिजरेटर दिया और पुराना रेफ्रिजरेटर देकर पुराने रेफ्रिजरेटर के बदले नया रेफ्रिजरेटर लेते समय 50,000 रुपए वाले फ्रिज को हमने खरीदा, लेकिन हमने दिए केवल 40,000, क्योंकि हमने 40,000 कैश दिया प्लस अपना वो पुराना छोटा फ्रिज दिया और 50,000 वाला फ्रिज ले आए 40 में। अरे तो 40 पे जीएसटी थोड़ी लगेगा, जीएसटी तो पूरे 50 पे लगेगा, क्योंकि 40 आपने कैश में दे दिए, 10 आपने काइंड में दे दिए। वैल्यू तो 50,000 की थी ना जो आपने चीज खरीदी। वो रूल हम यहां पर समझेंगे। तो अब हेडिंग क्या थी? नॉट होली इन मनी, पूरी तरह से पैसा ना हो, तो या तो पूरा एब्सेंट हो या फिर पार्शली एब्सेंट हो। ये सिचुएशन हम रूल नंबर 27 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो आप लिख लो, नोट कर लिया आपने, हेडिंग वेडिंग डाल दी। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन consideration in a transaction, consideration in a transaction is absolutely absent or present but partially present, present but partially present, comma. Rule 27 will tell us at what value GST will apply, right? रूल नंबर 27 हमें बताएगा कि किस वैल्यू पर जीएसटी लग रहा है। क्लियर हो गई जी बात? चल, तो रूल नंबर 27 क्या बताता है वो लिखो। रूल नंबर 27 सेज दैट, रूल नंबर 27 क्या बताता है? दैट if consideration is purely absent, अगर कंसिडरेशन बिल्कुल ना हो तो क्या करेंगे? Open market value of such goods or services shall be taken. Shall be taken। याद है आपको बिस्किट नमकीन भिजवाए थे आपने कहीं पर? मैंने अभी तो बताया आपको, फ्री में बिस्किट नमकीन आपने कुछ लोगों को दिलवा दिए बिकॉज दे वर इन नीड, बिकॉज ऑफ सम ट्रबल। तो वो जो बिस्किट नमकीन आपने भिजवाए वो उन लोगों से पैसे नहीं लिए आपने, लेकिन वही बिस्किट नमकीन किसी और को बिकवाते, किसी और को बेचते तो उससे पैसे लेते ना। कितने लेते? उतने पर इधर भी जीएसटी लगेगा। यह है खेल। समझ आई? समझ आप सब जाते हो, बहुत चैंप लोग हो आप। चैंप मतलब चैंपियन, कुछ और नहीं। ठीक है? बी, हाँ जी ठीक। if open market value of such goods, if open market value of such goods or services is unavailable, comma, then open market value of like kind of
गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी टेकन। मान लो दोस्तों हमने कोई ऐसी चीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी, कोई ऐसी चीज फ्री में बेची जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लग पा रही, तो उस वाले बिस्किट की नहीं पता चल पा रही या उस वाले प्रोडक्ट की नहीं पता चल पा रही। मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो हम ही ने बनाया है और कहीं मिलता ही नहीं है, तो वो तो नहीं मिलता, लेकिन कोई वैसा सामान कहीं और मिलता तो कितने में मिलता, उस पर जीएसटी लगा देंगे। इट्स वेरी इजी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। सी, if consideration is given in kind along with some money, comma, total value of cash and kind consideration shall be taken। एक बात बताऊं आपको, जब आप बहुत 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 अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो व्हाट पीपल डू, आई एम नॉट सेइंग दैट योर इंग्लिश इज नॉट गुड, लेट अस टॉक अबाउट पीपल जिनका अंग्रेजी थोड़ा ठीक नहीं है और वो बोलना चाहते हैं, पहली बार सीखना चाहते हैं। तो शुरू में बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बताए जाते हैं मासूम बच्चों को कि ऐसे इंग्लिश बोलो, ऐसे इंग्लिश बोलो। बट यू नो देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर आप ग्रामर को ध्यान ही नहीं रखते एंड यू कीप ऑन स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड यू कीप ऑन राइटिंग फ्लुएंटली, तब ग्रामर अपने आप आपके दिमाग में बस चुकी होती है, दिल में बस चुकी होती है, फिर कभी गलती खुद ही नहीं होती। वही मैं बता रहा हूं कि रूल्स जो आप जीएसटी में लिखते हो सकता है आपको देखकर लगे कि इतने सारे रूल्स हैं, कैसे याद करेंगे। क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ये रूल आपके दिल में बस चुके होंगे, ठीक है ना। तो कंसीडरेशन अगर काइंड में भी हो और थोड़ा सा कैश में भी हो, थोड़े से पैसे भी दिए, तो दोनों का टोटल लगाओगे और उस पर जीएसटी लग लेगा। इफ कंसीडरेशन is purely in kind, comma, value of such kind consideration, kind consideration मतलब वो प्लीज वाला kind नहीं है, kind मतलब है consideration in kind, if consideration is purely in kind, value of such kind consideration shall be taken। क्लियर हो गई ना बात। लेकिन अगर ये सारे रूल में आपको ऐसा लगेगा ये फिट नहीं हो पा रहे, कोई फ्री वाली ट्रांजैक्शन है लेकिन ये फ्री वाली ट्रांजैक्शन में भी ये रूल लग नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। फिर अगर रूल ना लगे तो क्या करें, इफ रूल 27 फेल्स टू अप्लाई, कॉमा, रूल 30 एंड 31 शैल बी फॉलोड। क्या कहते हैं रूल 30 31, बताऊंगा ना, 27 पर हैं हम, राइट। वील डू 28 29 एंड देन वील कम एट 30 एंड 31। फाइन, दिस इज डन। क्लियर हो गई बात, पक्का। अब जरा क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप पहले यहां लिख लो रूल नंबर 27 पर कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप हमने करने हैं वो है 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे ही लिख देता 18 to 26, कोई नहीं। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। 27 इज डन, यू कैन से दैट इट्स डन। अब क्वेश्चन नंबर 18 से 26 पर आना है। 17 तक तो आप वैसे भी कर चुके हो, 18 से 26 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। थोड़ा सा व्यू का जूम साइज बढ़ा लेते हैं। देख पा रहे हो ना आप, हाँ जी। वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर ₹20,000, एक नया फोन हमने 20,000 रुपए में खरीदा, लेकिन अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन, तो इसका मतलब हमने पुराना फोन भी तो दिया। अगर हम पुराना फोन ना देते तो पता लगाओ कि कितना का मोबाइल फोन ये आता।
इफ द प्राइस ऑफ न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, तो इसका मतलब 20,000 रुपए के साथ जो पुराना फोन हमने दिया उसकी वैल्यू 4,000 रुपए मानी गई। प्लीज ऐसे सोचो कि एक नया फोन नॉर्मल लेने जाओ तो वो कह रहे हैं 24,000 का है, हम क्योंकि अपना पुराना फोन भी ले गए तो उसने 4,000 कम कर दिए, कह रहे हैं 20,000 रुपए दे दो। इसका मतलब यही हुआ ना कि पुराने फोन की वैल्यू 4,000 रुपए है, तो जीएसटी किस पर लगेगा? 24,000 रुपए पे। खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी में नहीं समझाया मैंने यार, क्वेश्चन ही 2 लाइंस का, राइट? व्हाट इज इन इट टू एक्सप्लेन दियर? सो इजी, वेरी इजी। जो आप रूल पढ़ रहे थे मुझे तो लगता है हो सकता है वो आपको लंबे लग रहे हो, भारी लग रहे हो, क्वेश्चन इजी लगेगा आपको, ठीक है? बट आप रूल 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन 2-3 बार करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? 19th, मिस्टर ए being a registered person sells TV to all customers at rupees 45,000। ओहो, 45,000 पर टीवी बेचते हैं सब कोई। He supplied new TV for rupees 42,000 along with an exchange of an old TV। वही मोबाइल फोन जैसा ही खेल है। टीवी 45,000 रुपए का है, लेकिन 45,000 रुपए की जगह हमने क्या करा? हमने 42,000 रुपए प्लस ओल्ड टीवी ले लिया, तो चीज तो 45,000 वाली थी ना, इट्स देयर इज नो डिस्काउंट, तो जीएसटी किस पर लगेगा? 45,000 पर। क्लियर हो गई बात, ठीक है? थोड़ा सा इसके पॉइंट को छोटा कर लेते हैं, लिखने में क्वेश्चन वाले में ना ज्यादा थिक लाइन ठीक नहीं रहती। 20th क्वेश्चन, X Limited is a manufacturer of car and sells the car in the open market for a price of rupees 11 lakh। तो हमें पता चल गया कि ओपन मार्केट वैल्यू जो कार की है वो 11 लाख है। कार का डीलर अपनी बनाई या अपनी पास जो कार है वो 11 लाख में बेचता। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द कार टू हिज कंपनी ऑडिटर ओनली फॉर 9 लाख। ओहो, देखा, अपने से रिलेटेड एंटिटी को, ऑडिटर को, हमारी कंपनी का ऑडिटर है, 2 लाख कम कर दिए उसको, 9 लाख रुपए। इन रिटर्न ऑडिटर ने ऑडिट सर्विस हमें दे दी 5,000 रुपए में केवल, इस कंडीशन पर कि कंपनी हमें 9 लाख पे कार दे। गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। जीएसटी 11 लाख पर लगेगा। आपने इन्फ्लुएंस की वजह से यहां पर कीमत कम करी ताकि ऑडिटर केवल 5,000 में आपका काम कर दे। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि 1.5 लाख उधर एडजस्ट कर लिए उसने, पूरे 11 लाख रुपए पर जीएसटी लगेगा, ठीक है? अब 21वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर सभी आसान है, लेकिन 26 क्वेश्चन तक कैलकुलेटर भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको। रूल नंबर 27 के जो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा भाई, एक्स लिमिटेड हमारा सेलर है और वो सिक्योरिटी सर्विसेज देता है वाई लिमिटेड को। तो ये हमारा सेलर है और ये हमारा बायर है। हम परंपरा भूल गए, सेलर बायर जरूर लिखना पेपर में हर क्वेश्चन में। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वाई लिमिटेड मतलब जो बायर है वो 1 लाख रुपए देगा मंथली। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इसको दिए जाएंगे ना, तो 1 लाख रुपए देगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर वाई लिमिटेड सप्लाइड यूनिफॉर्म। ओहो, बायर सेलर के गार्ड को यूनिफॉर्म दे रहा, क्यों भाई? 20,000 रुपए में। इसलिए एक्स लिमिटेड ने 80,000 ही मांगे। सिक्योरिटी कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड भेजती है वाई लिमिटेड के पास। वाई लिमिटेड मान लो तुम हो, वाई लिमिटेड तुम हो, 1 मिनट मान लो वाई लिमिटेड तुम हो, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तुमने किसी कंपनी को फोन करके सिक्योरिटी गार्ड मंगा लिए। उन सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े तुम्हें पसंद नहीं आए, तुमने उन्हें यूनिफॉर्म खरीद के दे दी 20,000 रुपए की। तो सिक्योरिटी कंपनी तुमसे 1 लाख मांग रही थी, तुमने 20,000 ये वाले काट लिए, 80,000 ही दिए। तो बिल पूरे 1 लाख का बनेगा, जीएसटी पूरे 1 लाख पर लगेगा, क्योंकि तुमने 80,000 कैश में दिए और 20,000 काइंड में दिए। समझ आई बात? देखो, ये 1 लाख, ये है बात, मामला क्लियर हो गई बात। चलो 22वां क्वेश्चन देखो, कंपैरिजन जो है वो अब यहां अच्छा समझ आएगा। गाइडलाइन एकेडमी नॉर्मली चार्ज ₹10,000 फॉर टीचिंग द कॉमर्स स्टूडेंट। देयर माइट बी अ कोचिंग कॉल्ड गाइडलाइन एकेडमी, वो बच्चों से 10,000 रुपए लेती है नॉर्मली। अ मेरिट स्टूडेंट, इसका मतलब कोई रिश्तेदार नहीं, अ मेरिटोरियस स्टूडेंट अप्रोचेस द मैनेजमेंट ऑफ गाइडलाइन एकेडमी एंड नरेट्स हिज फाइनेंशियल पोजीशन। गाइडलाइन एकेडमी ने क्या करा, उसकी फीस 5,000 कर दी। तो ये रिश्तेदारी की वजह से नहीं करी, रिलेटेड पर्सन की वजह से नहीं करी, ये नॉर्मल 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया।
तो फिर यहां जीएसटी 10 पर नहीं लगेगा, यहां जीएसटी 5 पर लगेगा। देखो क्लियर हो गई बात। 23 गाइडलाइन एकेडमी टीचिंग और कोचिंग बडिंग सीएमए ट्यूशन फी ऑफ गाइडलाइन एकेडमी। ये बच्चे सीएमए कर रहे हैं, जो ये कोचिंग है गाइडलाइन एकेडमी, ये सीएमए को पढ़ाती। कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर एकेडमी ऑफ सेम काइंड नेचर। सही बात है, मान लो गाइडलाइन एकेडमी के बच्चों की फीस ना पता चल पा रही हो तो वैसी दूसरी कोचिंग का प्राइस उठाया जा सकता है। इट मीन्स वी शुड नॉट कंपेयर विद होम ट्यूशन ऑफ फैकल्टी टू 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। मैंने आपको अभी बताया था कि मान लो कोई गुड्स और सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो किसी और की ले लेते हैं। तो जब किसी और की लोगे तो वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। कितने पैसे होंगे किसी कोचिंग में, सीएमए की कोचिंग में बच्चों के, ये पता लगाने के लिए 4th स्टैंडर्ड की कोचिंग में नहीं देखना है। अगर आपको फेदर लाइट चेयर प्राइस कंपेयर करना है तो उसके जैसे ही पिलर नेचर प्रोडक्ट को, गोदरेज चेयर प्रोडक्ट को कंपेयर करो। उनका कहने का मतलब है क्वालिटी चेयर को क्वालिटी चेयर से कंपेयर करो। 25 वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन चेन्नई विल बी हायर देन प्रोडक्ट इन सिक्किम और असम। मान लो कोई प्रोडक्ट दिल्ली में बन रहा है तो सिक्किम तक ले जाने में शायद कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और चेन्नई तक रास्ता लंबा है। ऐसा यहां है कि चेन्नई में महंगा होगा प्रोडक्ट देन सिक्किम और असम। तो रूल ये कहता है कि सिमिलर को ही कंपेयर करेंगे आप। जगह के हिसाब से अगर चीज महंगी हो गई तो मान लो कोई प्रोडक्ट चेन्नई का है जिसकी वैल्यू नहीं पता चल पा रही, तो चेन्नई के ही दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए, सिक्किम के दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों देख रहे हैं आप। मान लो कैनन हैवी ड्यूटी मशीन है जिसका प्राइस नहीं पता चल पा रहा, तो ऐसी ही दूसरी हैवी ड्यूटी डिजाइन मशीन होती है तो उसका प्राइस देखो। एक नॉर्मल लेजर प्रिंटर से प्राइस मत कंपेयर करो। उसी प्रकार इंटीरियर डेकोरेशन अगर हमें घर का कराना है और उसका प्राइस पता नहीं चल पा रहा तो कंपेयर करने के लिए घर का ही साइज देखो, ऑफिस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। 18 से 26 के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस बात के थे कि जब ट्रांजैक्शन में वैल्यू न दी हो या कम दी हो तो वैल्यू कैसे पता लगाए। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू ना पता चल पाए तो उसकी सिमिलर प्रोडक्ट की देखनी है, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट की नहीं देखनी। 18 से 26 के क्वेश्चन को भले ही आसान लगे 2-3 बार जरूर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे। क्लियर हो गई जी बात। अब रूल नंबर 28 पर हम सब आते हैं। रूल नंबर 27 पूरी तरीके से पूरा हो गया, अब रूल नंबर 28 पर हम सब आएंगे।